हाँ जी बच्चों, नमस्कार। तो वन सेकेंड स्वागत है आप लोगों का। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, राजभाषा। राजकीय भाषा भी कह देते हैं इसको, राजभाषा भी कह देते हैं। तो पहले तो आप समझिए राजभाषा होता क्या है। अच्छा, क्या भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा है? क्या इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है? क्या है नेशनल लैंग्वेज, बताइए। अब कई लोग बोलेंगे सर हिंदी है। मैं कहूंगा नहीं सर, हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरे राष्ट्र की कोई भाषा, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत में ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया के बारे में कहावत है कि भाई कोस कोस पे पानी बदले और चार कोस पे वाणी। मतलब हर कुछ किलोमीटर के बाद पानी बदल जाता है और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वाणी बदल जाती है, आवाज बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। उत्तर प्रदेश में वैसे तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी के अंदर ही बहुत सारी बोलियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में 8-10 अलग अलग तरह की बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। खड़ी बोली से लेकर के फिर ब्रज भाषा है, फिर अवधी भाषा है, फिर बुंदेलखंडी भाषा है। बहुत सारी भाषाएं हैं यहाँ पे। भोजपुरी है, इट्स अ काइंड ऑफ हिंदी ओनली। तो इस प्रकार की बहुत सारी भाषाएं हिंदी के अंदर भी हैं। ऐसे ही भारत में अनगिनत भाषाएं हैं। हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, जो 8th शेड्यूल है, उसके अंदर आज की डेट में 22 लैंग्वेजेस लिखी हुई है। पहले 14 थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और वो जाकर के 22 हो चुकी है। तो 22 भाषाएं आज हैं, आगे और भी बढ़ेंगी। तो किसी एक लैंग्वेज को पूरे भारत में ये कर देना कि भैया पूरे भारत में एक ही लैंग्वेज से काम होगा, तो वो मुश्किल था और लोग मानते भी नहीं। क्योंकि भारत में भाषाई आधार पर भी बहुत बंटवारा है। स्पेशली साउथ में चले जाएं तो भाषाई आधार को भाषा एक आइडेंटिटी मानी जाती है। तो आपकी भाषा पर दबाव कई लोग सहते नहीं हैं। खैर, तो भारत में राष्ट्रीय भाषा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब लेकिन बात यह है कि हम काम किस लैंग्वेज में करेंगे। जो काम करने वाली भाषा होती है हमारी, उसको हम कहते हैं राजकीय भाषा, राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी हमारी? भारत में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, और उन स्टेट्स को मिला करके एक यूनियन बना लिया गया है। हम जानते हैं इस बात को। तो स्टेट्स किस लैंग्वेज में काम करेगा, कौन सा स्टेट किस लैंग्वेज में काम करेगा, और फिर उनको छोड़ दिया जाए तो जो यूनियन है वो किस लैंग्वेज में काम करेगा। तो हमारे संविधान में ये बताया गया कि जो यूनियन है, यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जो राजभाषा होगी, वो होगी हिंदी। तो हिंदी इज द लैंग्वेज जिसके अंदर यूनियन संघ अपने कामकाज करेगा, ऐसा संविधान में बताया गया था। बताते हैं और भी बहुत सी बातें हैं। ये तो बस एक दिल के खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन जो उसमें बहुत सी चीजें और भी हैं। देखिए, हुआ क्या कि जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा चल रही थी, तो लगभग उसी समय पाकिस्तान की संविधान सभा भी चल रही है और हिंदुस्तान की संविधान सभा भी इंडिया में हमारी चल रही है। तो ये डिसाइड हुआ कि चलो भाई भाषा कौन सी रखी जाएगी, किस भाषा में यूनियन काम करेगा। तो लोगों ने कहा भाई हिंदुस्तानी रखो, हिंदुस्तानी रखो। हिंदुस्तानी का मतलब वो आम बोलचाल की भाषा जो मैं और आप बोलते हैं, उसको हिंदुस्तानी कहते हैं। शुद्ध हिंदी बहुत क्लिष्ट होती है। हम कई बार डिग्लॉट को यहां पढ़ चुके हैं इस क्लास में, तो आप समझते हैं कि भाई शुद्ध हिंदी जो होती है, प्योर हिंदी, तो बहुत टफ होती है। तो हिंदुस्तानी को कहा गया कि भाई हिंदुस्तानी को हम जो है हमारी भाषा रख लेते हैं। फिर पाकिस्तान में भी यही कार्यक्रम चल रहा था। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सिचुएशन देखिए कहां है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का बड़ा रोल है भारत में हिंदी डिसाइड करने में। देखिए, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान ऐसी जगह है जहां पर ओरिजिनल जो रहने वाले थे वो या तो सिंधी बोलते थे, सिंध प्रदेश यहीं पर है, सिंध, या पंजाबी बोलते थे। बहुत ही कम गिने चुने लोग थे जो उर्दू वगैरह भी बोल लेते थे। यहां से बहुत सारे लोग जो गए वो उर्दू बोलने वाले गए। उन लोगों ने डिसाइड किया, वहां की संविधान सभा ने, कि पाकिस्तान की जो राजभाषा होगी वो उर्दू होगी, नॉट हिंदुस्तानी। तो उन्होंने कहा भाई वहां हिंदुस्तानी नहीं चलेगी, वहां उर्दू चलेगी। तो यहां भारत की संविधान सभा में जो राष्ट्रवादी टाइप के लोग थे, जो हिंदी और हिंदू करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा नहीं साहब, अब तो हम भी हिंदुस्तानी नहीं रखेंगे। क्योंकि पहले काफी हद तक इस बात पर सहमति हो चुकी थी कि हिंदुस्तानी को हमारी राजभाषा बनाया जाएगा और वो ठीक होता, हमारे लिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए वो बहुत अच्छा रहता। लेकिन खैर, फिर डिसाइड हुआ कि नहीं भी, हम तो जब अगर उन्होंने उर्दू रखा है तो हम तो हिंदी बनाएंगे, जो शुद्ध हिंदी होती है उसको बनाएंगे। और इस प्रकार से हिंदी को डिसाइड कर लिया गया कि भाई हिंदी संघ की राजभाषा होगी। जो यूनियन है वो किस भाषा में काम करेगा,
वो हिंदी में काम करेगा। बाकी स्टेट्स किसी भी भाषा में काम कर सकते हैं। अभी बात बताऊंगा, आर्टिकल वाइज हम चलेंगे उस चीज़ों को। पहले एक समरी समझिए कि समरी इस भाषा के बारे में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं वो समझिए। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई ठीक है भाई, हिंदी में हम काम करेंगे। बोले ओके सर, कर लेंगे। रेजोल्यूशन पास हो गया। तो डिसाइड हुआ भाई कब से करेंगे। संविधान लागू तो हम कर लेंगे कुछ दिनों में, तो संविधान लागू होने के तुरंत बाद हिंदी में काम करेंगे। बोले हाँ, हिंदी में काम करेंगे, सारे काम हिंदी में करेंगे नेक्स्ट डे से ही ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे से कैसे काम करो, क्योंकि बहुत सालों से, कई सौ सालों से भारत में अंग्रेजी में काम होता चला आया है। सारे काम अभी अंग्रेजी में हो रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स अंग्रेजी के अंदर हैं। तो अंग्रेजी से एकदम से नेक्स्ट डे आप हिंदी में कैसे ले आएंगे, तो मुश्किल होगा ये तो। और फिर क्या करें। और फिर एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी तो है ही, फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, अगले 15 सालों के लिए ये इंग्लिश भी हो जाएगी। हम इसको इंग्लिश भी कर देते हैं टेम्पररी बेसिस पे अगले 15 सालों के लिए, फिर इसको हटा देंगे, फिर इसको हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे, इसको हटा देंगे। बोले ओके सर। संविधान में एक चीज और लिखी गई कि 5 साल के बाद और उसके बाद 10 साल के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन जी संविधान में लिखा हुआ है कि जब संविधान बने लागू होगा उसके 5 साल के बाद एक कमिटी बनेगी, और उस कमिटी की रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, संसदीय समिति बनेगी, जो रिकमेंडेशन देगी कि भाषा के साथ और क्या करना है। 5 साल के बाद एक कमेटी बनाई गई, जीबी खैर साहब आए, और जीबी खैर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी इन द ईयर 1955, 1955 में एक कमेटी बनी। 55 में कमेटी बनी। हाँ, 5 साल तभी होते हैं ना। कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी इन द ईयर 1956, हाँ अगले साल दी थी रिकमेंडेशन। तब ये कमेटी बनी। इसके बाद इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसको एग्जामिन करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी थी, जो संविधान में लिखा हुआ था, यह बनानी ही पड़ेगी आपको। तो हमने बनाई। तो जो गोविंद बल्लभ पंत जो थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी इन द ईयर 1957, और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी कि भाई भाषा के साथ हमको क्या करना है। और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दीज 1963 में एक एक्ट आया जिसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के नाम से जानते हैं, राजकीय भाषा अधिनियम के नाम से जानते हैं। और उस एक्ट के अंतर्गत यह किया गया कि भैया अंग्रेजी से छुटकारा नहीं ले सकते हम, अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और जब तक कोई दूसरा और प्रोविजन नहीं कर दिया जाता तब तक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी संघ की राजभाषा रहेगी। तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि सिर्फ हिंदी में काम होता है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो नो, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज अकेली नहीं है। पहली लैंग्वेज हिंदी ही है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये कहता है कि हिंदी के साथ इंग्लिश भी है, क्योंकि तब तक ये पता चल गया था कि भाई अकेली हिंदी से काम नहीं चलेगा, हमको इंग्लिश में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश पूरे इंडिया में समझी जाती है, बोली जाती, लिखी जाती है। हिंदी बहुत बड़े क्षेत्र इंडिया का ऐसा है जहां पर ना बोली जाती है, ना लिखी जाती है, ना ही समझी जाती है। तो इसलिए अकेली हिंदी से काम फिलहाल तो नहीं चलेगा। तो कब तक है इंग्लिश हिंदी के साथ में, तो ये फिक्स नहीं है। जब भी कभी संसद का मूड आएगा, जब भी कभी पार्लियामेंट का मूड आएगा, तो कुछ और प्रोविजन कर सकते हैं कि ठीक है भाई ऐसा है कि आप 2 साल और दे रहे हैं अंग्रेजी को, 2 साल के बाद अंग्रेजी खत्म हिंदुस्तान से, और खत्म हो जाए तो कोई बुराई नहीं है यार। पता नहीं क्यों इंडिया के अंदर इंग्लिश बोलना स्टेटस सिंबल समझा जाता है। मैं कई बार बच्चों से मिलता हूँ, दुनिया भर देखता रहता हूँ, तो कोई ऐसा बच्चा है जो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता, हिंदी में उसको थोड़ी सी समस्या है, हिंदी के वर्ड्स थोड़ी सी गड़बड़ है, तो वो बोलता है माई हिंदी इज नॉट सो गुड, तो उसको कूल समझा जाता है, ओह ही इज कूल, हिज हिंदी इज नॉट सो गुड। लेकिन वो इंग्लिश के 2 वर्ड, अगर कोई दूसरा बच्चा है जो इंग्लिश के वर्ड्स अच्छी तरह नहीं बोल रहा, इंग्लिश के ग्रामर उल्टा सीधा कर दिया उसने, तो उसको गंवार समझा जाता है, उसको समझा रहे यार ये तो ही इज नॉट वेल एजुकेटेड। बट यार पता नहीं क्यों हमारे दिमागों में ऐसा घुस गया है, जबकि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। भाई भाषा हम जो सोच रहे हैं उसको कम्युनिकेट करने का एक जरिया है, और अगर आप उसको कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी को बेहतर समझते हैं तो हिंदी में बोलिए ना यार, अंग्रेजी में बोलने की जरूरत क्या है। हाँ, जो लोग
उसी माहौल में रहते हैं कि इंग्लिश ही माहौल में रहते हैं, तो वही वो इंग्लिश ज़्यादा बेहतर तरीके से बोल पाते, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सही भाषा पाते हैं, तो वो इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश में काम करें। जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इंग्लिश में सोचते थे, फिर वो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बोलते थे, ऐसा कहा जाता है। तो या जिन्ना साहब हैं, वो भी ऐसे ही करते थे। तो क्योंकि वो इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, अलग तरह के माहौल में रहे वो लोग। लेकिन आम हिंदुस्तानी जो है, मैं नॉर्थ इंडिया की स्पेशली बात कर रहा हूँ, उनकी मातृभाषाएं हिंदी हैं या जो भी लैंग्वेज है, तो उसको बोलने में आपको गर्व महसूस होना चाहिए। जैसे चाइनीज़ को चाइनीज़ बोलने में, मैंडेरियन बोलने में होता है, जैसे जापानीज़ को जापानीज़ बोलने में होता है, स्पेन के आदमी को स्पेनिश बोलने में होता है, फ्रांस के आदमी को फ्रेंच बोलने में होता है, वही गर्व हमको भी हिंदी बोलते समय होना चाहिए, जो अभी नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक प्रैक्टिस ऐसी भारत के अंदर आई है जो ठीक नहीं है। और इंग्लिश बोलने से ही डेवलपमेंट होगा, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है आपकी। ठीक है, खैर यूरोप वाले खुद इंग्लिश नहीं बोलते हैं यार। यूरोप में बहुत छोटे से क्लस्टर्स हैं जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है, बाकी जगह तो फिर अलग अलग उनकी लोकल लैंग्वेजेस हैं, जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, पोर्चुगीज है, सब अलग अलग बोली जाती हैं। तो इंग्लिश शिक्षा का या स्टेटस का पैमाना नहीं है, मेरे कहने से बदलेगा नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ऐसा है। लेकिन सत्यता तो यही है, कोशिश की जाएगी आगे जाकर के बदला जाए इसको, लेट्स सी। खैर, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ और हिंदी के साथ इंग्लिश भी कंटिन्यू की जाने लगी। इसके बाद क्या होता है साहब, अब तो मैं इसको मिटा देता हूं जरा। कुछ और भी बातें हैं इसमें, वो पहले डिस्कशन हम लिख लेंगे सारी बातें, डोंट वरी, हम ये सब बातें लिखाऊंगा मैं आपको। आपने कुछ बातें नोट करते चलिए जो बता रहा हूँ, बाकी उन सब बातें लिखाऊंगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और बातें भी हिंदी को लेकर दी गई हैं। देखिए, हिंदी में जो हमारा जो आर्टिकल है 343 से लेकर 351 तक है, ये जो पार्ट है, जो भाग है, भाग 17 है, 17, पार्ट 17 के अंदर आता है। अच्छा, इसमें 4 चैप्टर है हिंदी भाषा चैप्टर, हर भाग में कुछ चैप्टर्स होते हैं, इसके चैप्टर डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें 4 चैप्टर है। इसका पहला चैप्टर ये कहता है, पहले चैप्टर ये कहता है, जो मैंने आपको अभी तक आपको बताया है, आर्टिकल पहले चैप्टर में है आर्टिकल 343, आर्टिकल 344, यस, ये 2 ही आर्टिकल है इसमें। इसके अंदर वो बताता है हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर यूनियन, ये बताता है वो चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में वो बताता है, चैप्टर 2 में भी 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 345 और आर्टिकल 346। वो ये इसमें बताता है कुछ बातें रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं। देखिए यहां पे क्या कहता है, मैंने ज्यादातर बातें डिस्कशन कर ली हैं, अभी उसको लिखेंगे और थोड़ा डिटेल में। आर्टिकल 45, 46 में क्या है, 46 में रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात की हुई है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो स्टेट्स हैं, जो रीजन है अलग अलग, उनमें किस भाषा में काम होगा। तो इसमें अभी के लिए इतना समझ लीजिए लिखने से पहले इन चीजों को, कि स्टेट्स कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। स्टेट्स के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि उनको हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है, या उनको जो 22nd जो 8th जो शेड्यूल है उसके अंदर जो 22 भाषाएं लिखी हैं उसी में से एक लेनी है, ऐसा भी कोई कंपल्शन उसमें नहीं है। ये भी कंपलसरी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज वो ले सकते हैं। इनफैक्ट वो 2 लैंग्वेज भी ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि भाई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऐसी है जो कि एक भाषा बोलती है, उसी में वो लोग खुश रहते हैं, उसी में दे आर मोर वर्स इनटू इट, तो वहाँ का राज्यपाल ऐसी रिकमेंडेशन देता है, तो वहाँ एक और लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल यूपी की बात कर, यूपी में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी थी, अभी भी है, उसके साथ साथ उर्दू को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। ऐसे कई स्टेट्स में बनाया गया है। तो स्टेट्स, मेरा मतलब है कहने का कि कोई भी लैंग्वेज ले सकता है, और बहुत सारे स्टेट्स ने अलग अलग लैंग्वेज ले रखी हैं। साउथ इंडिया की बात कीजिए, नॉर्थ इंडिया की बात कीजिए, नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिए। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ स्टेट्स जैसे कि नागालैंड है, उसने इंग्लिश लिया हुआ है, इंग्लिश इज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है,
दूसरी बात, अगर दो स्टेट्स आपस में बातें करेंगे तो किस लैंग्वेज में करेंगे? एक स्टेट का कम्युनिकेशन दूसरे स्टेट से होना है तो किस लैंग्वेज में होगा? आंसर इज इंग्लिश। वो कम्युनिकेशन इंग्लिश में होगा। हिंदी में हो सकता है अगर वो दोनों आपस में सहमति कर ले कि ठीक है भाई, हम भी हिंदी तुम भी हिंदी, चलो लेट्स टॉक इन हिंदी, तो अगर सहमति हो जाती है तो हिंदी में कर सकते हैं। यूनियन जब स्टेट से कोई कम्युनिकेशन करेगा या स्टेट जब यूनियन से कोई कम्युनिकेशन करेंगे तो वो किस भाषा में होगा? अगेन इंग्लिश में होगा, वो भी इंग्लिश में होगा। उसमें भी उसके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है वो है आर्टिकल, उसमें दो आर्टिकल आते हैं, 347 नहीं 347 यहां आता है, 347 इज द पार्ट ऑफ चैप्टर सेकंड। इसमें आता है 348 और 349। इसमें क्या है? इसमें है लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा बताते क्या है। देखिए, लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम किस लैंग्वेज में होगा? हाई कोर्ट का काम किस लैंग्वेज में होगा? आंसर इज इंग्लिश। ये इंग्लिश में ही होगा, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो आपको इंग्लिश में ही करना है। ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज डिफरेंट इशू। वो आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन उसका मांग सकते हैं, कर सकते हैं, बट उनका ऑफिशियल काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इंग्लिश में ही होगा। एटसेट्रा का मतलब यहां पर संसद और जो स्टेट के लेजिस्लेचर हैं, राज्य के विधायिका हैं, वहां पर जो बिल पढ़े जाने हैं, जो बिल पर जो ऑफिशियल काम होने हैं किसी भी बिल में, विधेयक पे, वो सब इंग्लिश में होंगे। वो भी हिंदी में नहीं होंगे, किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो आप समझिए, इंग्लिश आज की डेट में भारत में ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आती है और है भी, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उसको बना रखा है। हिंदी तो सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है भाई, आर्टिकल 343 क्लॉज 1 के अंदर एक लाइन लिखी है कि हिंदी संघ की राजभाषा है, और देवनागरी लिपि, चलो लिपि भी अब डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर में भी वैसे तो दो ही आर्टिकल हैं, लेकिन उसमें कुछ आर्टिकल बाद में भी डाले गए हैं। हालांकि इसमें आर्टिकल 350, फिर आर्टिकल 350 ए है, 1 नहीं है, ए, फिर आर्टिकल 350 बी, फिर आर्टिकल 351। ये 4 आर्टिकल आप इसे मान सकते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस, विशेष उपबंध है भाषा के बारे में। विशेष उपबंध मतलब जो माइनॉरिटीज की भाषा है, अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर जो है, उनकी भाषा का ध्यान रखा जाएगा साहब। राष्ट्रपति साहब ऐसे आदेश दे सकते हैं स्टेट्स को। जो बच्चे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन पढ़ते हैं, वो प्राइमरी एजुकेशन उनको उनकी मदर टंग में ही देनी है हमको। ये प्रोविजन यहां पर दिया हुआ है। हिंदी के लिए हमको आगे चलते चलते ऐसा काम करने कि हिंदी भाषा का विकास हो। ये सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है आर्टिकल 351 में कि हिंदी भाषा का विकास है, विकास करना है आगे। इसका इंस्ट्रक्शन पहले तो बहुत होता था, मैं देखता था पहले तो दफ्तरों में, ऑफिस में बहुत सारी चीजें की जाती थी, जगह जगह लिखा रहता था हिंदी में काम करें, हिंदी अपनाएं। अब तो कई सालों से कुछ नजर आता नहीं है मुझे। तो शायद हमारे देश ने मान लिया है कि हम अंग्रेजी ही लेके चलेंगे। हम अंग्रेज हो गए साहब, अंग्रेज हम पर 200 साल शासन करके गए हैं, तो हम अंग्रेज ही हो गए हैं, हम हिंदी में काम नहीं करेंगे। मैं भाषा की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी मूल भाषा अंग्रेजी नहीं है। मूल भाषा से मेरा मतलब है, मूल भाषा तो हमारी क्या थी हमें किसी को पता नहीं है। बहुत पीछे हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो हम क्या थे क्या नहीं थे अब किसी को पता नहीं है। बट स्टिल हिंदी या हिंदी से जुड़ी हुई भाषाएं भारत में बहुत समय से हैं। संस्कृत ओरिजिन है, संस्कृत भी क्या वैदिक संस्कृत ओरिजिन है हिंदी का, तो वो तो कम से कम 2000 साल 2500 साल से तो है ही ना वो सब, बल्कि और ज्यादा साल से, 3000 साल से वहीं। तो उसी को आगे बढ़ाना चाहिए था। क्यों इंग्लिश लेकर आए हैं वो ईश्वर जानता है। हमारे रगों में इंग्लिश बस गई है इस समय। इंग्लिश जो नहीं बोलता उसको गंवार समझा जाता है, जैसे मैंने कहा। खैर, तो ये 4 चैप्टर यहाँ पर हैं, और हर चैप्टर में जो लैंग्वेज है, जो आर्टिकल है, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जो बातें उन चैप्टर्स में की गई हैं भाषा के बारे में, वो लिख दी हैं। आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए एक बार, बल्कि चाहे कि आप कर ही लीजिए। और अब मैं इसको थोड़ा सा हम पॉइंट वाइज, या हम ऐसा कहूं कि मैं आर्टिकल वाइज इन बातों को लिखते हैं और थोड़ा कुछ और बातें भी समझते हैं। यहां पर एक चीज और भी लिख लीजिएगा कि संविधान में 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में लिखी हुई हैं। देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल।
जो 8वीं अनुसूची में लिखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको वीडियो पॉज करके। अब आगे बात करते हैं, अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो अब एक हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिकल 343। अब इसमें क्लॉज तो 3 है, लेकिन हम 2 क्लॉजेस की बात करेंगे, तीसरे की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 343। अब आर्टिकल 343 का क्लॉज 1, 343 क्लॉज 1, इसमें क्या लिखा है उसको लिख लेते हैं, फिर और थोड़ा एक्सप्लेन करके उसको लिख लेंगे। लिखिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मैंने क्या बोला? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी एंड ऑफिशियल स्क्रिप्ट शैल बी देवनागरी। स्क्रिप्ट क्या होता है भाई? स्क्रिप्ट होता है जिस तरह से हम चीजों को लिखते हैं। अब जैसे सुनिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ये चलिए लिखा रहने दीजिए। जैसे मैंने लिखा, मेरा नाम अंकुर है। क्या है? मेरा नाम अंकुर है। ये कौन सी भाषा है? हिंदी। अच्छा, मैंने लिखा, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिखते हैं, मेरा नाम अंकुर है। ये कौन सी भाषा है? ये भी हिंदी ही भाषा है। मैं बोल रहा हूं मेरा, अब सुनिए, भाषा मतलब जो हम सुनते हैं, मेरा नाम अंकुर है, मेरा नाम अंकुर है, हिंदी भाषा ही तो है, लेकिन दोनों को लिखने के तरीके अलग हैं। ये जो तरीका है, ये तरीका कहलाता है देवनागरी। दिस इज देवनागरी स्क्रिप्ट। और ये जो तरीका है जिसमें अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है, इसको बोलते हैं रोमन स्क्रिप्ट। ये रोमन लिपि है, रोमन स्क्रिप्ट है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, माई नेम इज अंकुर, माई नेम इज अंकुर, तो ये भाषा तो हो गई अंग्रेजी, इंग्लिश, और स्क्रिप्ट कौन सी हो गई? देवनागरी। तो मेरा मतलब है, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखने का तरीका इस प्रकार से होगा, देवनागरी स्क्रिप्ट है। जैसे कि उर्दू है, उर्दू सुनने में हिंदी जैसी लगती है, बहुत सारे शब्द उसमें हिंदी जैसे ही है। उर्दू इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड फारसी। ये दोनों, उर्दू का जो ओरिजिन है इंडिया में ही हुआ था। फारसी जो मुगलों की जो राजकीय भाषा हुआ करती थी, जो दिल्ली सल्तनत की भाषा हुआ करती थी, उसका मिक्सचर जब हिंदी से हुआ तो एक बीच की हाइब्रिड एक लैंग्वेज निकली जिसको उर्दू के नाम से, लेकिन उर्दू को लिखा फारसी स्क्रिप्ट में जाता है, इसलिए उर्दू को हम पढ़ तो नहीं सकते, हमसे मतलब मैं नहीं पढ़ सकता उर्दू को, लेकिन समझ तो सकता हूं, क्योंकि उर्दू भाषा समझ में आएगी, लिखावट उसकी फारसी स्क्रिप्ट के हिसाब से है, तो वो मुझे समझ नहीं आती। अगर मैं उसको ऐसे चाहूं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे मुझको समझ में आएगी फिर वो। तो दिस इज दी स्क्रिप्ट। तो हमको इस प्रकार से हिंदी लिखनी है जैसे ये सामने लिखा हुआ है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अच्छा, दूसरी बात, जो अंक होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, हिंदी के नंबर पता है आपको कैसे लिखे जाते हैं? हिंदी में 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे, 2 लगभग 2 की तरह ही होता है, 3 ऐसे होता है, 4 ऐसे होता है, 5 ऐसे होता है, 6 कैसे होता है भूल गया मैं, 7 कुछ ऐसे होता है, 8 कुछ ऐसे होता है, 9 कुछ ऐसे होता है। ये हिंदी के अक्षर, हिंदी के नंबर्स हैं। इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, बोले हिंदी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नंबर का हम वही रूप इस्तेमाल करेंगे जो इन नंबर का इंटरनेशनल रूप है। इंटरनेशनल क्या है? वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर हमको ये वाले इस्तेमाल करने हैं, ये वाले नहीं। लिख लीजिए इस बात को भी। लिखिए, अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप स्वीकार किया गया है। द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ द नंबर्स हैव बीन अडॉप्टेड। ये आर्टिकल 341 क्लॉज 1 में 2 बातें लिखी हुई है। ठीक है साहब, कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं है। इसके अलावा क्लॉज 2 क्या कहता है वो भी लिख लीजिए। क्लॉज 2 में लिखिए, 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी भी, 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी भी,
संघ की राजभाषा होगी। 15 वर्ष मतलब 1950 से लेकर के 1965 तक 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भी हिंदी के साथ संघ की राजभाषा होगी। फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स इंग्लिश शैल ऑल्सो बी द ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विद द हिंदी। ठीक है भाई, ये प्रोविजन कर दिया गया। अब अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल 344। 344 के क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है, या 344 में क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझें। 344 में वही बात लिखी है, समिति बनाने की, कमिटी बनाने की। भाई की ऑफिस की लैंग्वेज के में आगे क्या करना है, इसके लिए कमिटी बनेगी, पहले 5 साल बाद, फिर 10 साल के बाद। तो हमने 5 साल बाद तो बनाई कमिटी, 10 साल पे फिर हमने उसको नहीं बनाया। तो इसको लिख लीजिए कि 5वें तथा 10वें साल के बाद, आफ्टर 5th एंड द 10th ईयर, 5वें तथा 10वें साल के बाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा था कि हमको एक तो बनानी है 1955 में और दूसरी बनानी है 1960 में। अब ध्यान देने वाली बात है, 1960 में नहीं बनाई गई, 1955 में बनाई गई, लेकिन संविधान में तो लिखा हुआ था, आज भी लिखा हुआ है, सॉरी लिख लीजिए। संविधान लागू होने के 5वें तथा 10वें साल बाद, आफ्टर द 5th एंड द 10th ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक भाषाई आयोग बनाया जाएगा। एक भाषाई आयोग बनाया जाएगा। अ लैंग्वेज कमीशन शैल बी फॉर्म्ड, अ लैंग्वेज कमीशन शैल बी फॉर्म्ड, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए, टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ दैट कमीशन, जिसकी रिपोर्ट को, इसकी समीक्षा करने के लिए एक संसदीय समिति भी बनेगी, एक संसदीय समिति भी बनेगी। एंड टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ दैट कमिटी अ पार्लियामेंट्री कमिटी शैल ऑल्सो बी फॉर्म्ड। और यहां लिख लीजिए इस बात को जो मैंने आपको बताया था अभी कि 1955 में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये संविधान में नहीं लिखा, ये तो अलग से लिखना है आपको। लेकिन 1955 में, इन द ईयर 1955, जीबी खैर की अध्यक्षता में एक भाषाई आयोग बनाया गया। अ लैंग्वेज कमीशन वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जीबी खैर, अंडर द लीडरशिप ऑफ जीबी खैर, जिसने अपनी रिकमेंडेशंस, जिसने अपनी सलाह या संतुतियां 1956 में दी। एंड दे हैड गिवन देयर रिकमेंडेशंस इन द ईयर 1956। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1957 में, इन द ईयर 1957, जीबी पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बनाई गई। अ पार्लियामेंट्री कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जीबी पंत, गोविंद वल्लभ भाई पंत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, संसदीय समिति बनाई गई। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर, एंड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमिटी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1963 आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमिटी। और इस अधिनियम के अनुसार, एंड एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के अनुसार, इस पर दिस एक्ट, अंग्रेजी भी हिंदी के साथ साथ संघ की राजभाषा बनी रहेगी। इंग्लिश along with the Hindi shall continue to remain the official language of union, जब तक कि इस संबंध में कोई और प्रावधान नहीं कर दिया जाता, till the time another provision comes in this regard, till the time another provision comes in this regard, इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं कर दिया जाता। बात समझ में आ रही है? वही सब कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो भैया ये हुआ कि 1963 के बाद हमने शुरू में डिसाइड क्या किया था कि भैया 1955 के बाद, 1965, 1965 के बाद अंग्रेजी खत्म हो जाएगी, 15 साल के बाद खत्म हो जाएगी, यही बताया था। लेकिन 63 में ही बोल दिया खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी टिल द टाइम कोई दूसरा प्रोविजन नहीं आ जाएगा। और दूसरा प्रोविजन आज तक तो आया नहीं है। ओके, तो दिस वॉज द आर्टिकल, दिस वॉज चैप्टर 1, आर्टिकल 343 एंड 344। कुछ ये वाली बातें भी रह गई हैं और भी कुछ बातें करनी है जो हम अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, नमस्कार।